प्यारे बच्चों नमस्ते। आशा करता हूं आप लोग घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम आप लोगों को क्लास 10th के फिजिक्स के सिलेबस में से अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है ये समझना होगा। ठीक है, तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण करने के लिए 6 प्रकार की स्थितियां हो सकती है। ठीक है, सभी 6 प्रकार की स्थितियों के बारे में हम बारी बारी से समझेंगे कि कैसे वस्तु कहां पर अगर स्थित है तो उसका अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमें कैसे और कहां प्राप्त होगा। ठीक है, इन सारी स्थितियों में सबसे पहला है जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। ठीक है बच्चों, ये पहली कंडीशन है कि जब हमारी वस्तु कहां पर स्थित है, अनंत पर स्थित है। ठीक है, अब सबसे पहले हम बना लेते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या होता है, जिसका परावर्तक तल कौन सा होता है, दबा हुआ हो, यानी जिसमें से प्रकाश का परावर्तन दबे हुए तल से हो, वो क्या कहलाता है, अवतल दर्पण। ये हमने बना लिया अवतल दर्पण, जिसमें प्रकाश का परावर्तन कहां से होगा, दबे हुए तल से। ठीक है, अब इसमें से हमने ये इसका P क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। पिछले लेक्चर में बता दिया गया था आपको। ये अवतल दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। ठीक है, वस्तु हमारी कहां पर स्थित है, वस्तु कहीं अनंत पर स्थित है। ठीक है बच्चों, वस्तु अनंत पर स्थित है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अनंत पर जब भी वस्तु स्थित होती है तो इससे चलने वाली प्रकाश की किरणें, इससे जो चलने वाली प्रकाश की किरणें हैं ये हमेशा एक दूसरे के समांतर चलती हैं। तो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें वस्तु से 2 किरणें भेजनी पड़ती है दर्पण की ओर। ठीक है, तो हमने क्या किया, इससे 2 किरणें हमने निकाली जो कि एक दूसरे के परस्पर क्या चलेंगी, समांतर चलेंगी। ठीक है, 2 समांतर किरणें निकाल दी। ये भी हमें पता है, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात देखें तो ये फोकस से होकर जा रही हैं और ये फोकस पर ही अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। तो इसकी लैंग्वेज क्या लिखेंगे, जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो वस्तु से परस्पर समांतर किरणें चलती हैं जो दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। अतः वस्तु का वास्तविक उल्टा व बिंदु आकार का प्रतिबिंब यानी प्राप्त होता है। वस्तु के आकार का ही बहुत छोटा सा प्रतिबिंब हमें प्राप्त। दूसरी कंडीशन है जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। इसके लिए भी बच्चों देख लेते हैं कैसे क्या कंडीशन बनेगी। अवतल दर्पण हमने बना लिया है क्योंकि अवतल दर्पण से ही प्रतिबिंब का निर्माण हम देख रहे हैं। अब हमें क्या चाहिए, इसके बाद एक इसकी ये हो गई हमारी मुख्य अक्ष, ये हो गया इसका ध्रुव, ये हो गया इसका वक्रता केंद्र, और अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में कहीं वस्तु हमारी है ए बी कोई वस्तु है वो स्थित है। अब हम इसके बाद क्या करेंगे,
हमें प्रतिबिंब का निर्माण करने के लिए दो किरणों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो पहली किरण हमने भेजी मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात सदैव कहां से होकर जाती हैं? मुख्य फोकस से होकर जाती है। ठीक है, और दूसरी किरण अगर हम भेजें, दूसरी किरण अगर हम भेजें तो अगर हम दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर भेजें, यानी वक्रता केंद्र से होकर अगर हम दूसरी किरण भेजते हैं तो ये अपने उसी मार्ग पर वापस लौट आती है। ठीक है, ये दोनों किरणें हमें इस बिंदु पर मिलती हैं, अतः वस्तु का प्रतिबिंब A डैश B डैश हमें इस जगह पे प्राप्त हो जाता है। ये हमें A डैश B डैश वस्तु का प्रतिबिंब मिल गया। तो वस्तु जब हमारी अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में स्थित थी तो हमने एक किरण भेजी मुख्य अक्ष के समांतर, जो दर्पण M1 M2 से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। दूसरी किरण हमने भेजी वक्रता केंद्र से होकर जाती हुई, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली अथवा वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात सदैव अपने मार्ग से वापस लौट जाती है। ये दोनों परावर्तित किरणें जहां पर मिलती हैं वहीं हमें A डैश B डैश वस्तु का वास्तविक उल्टा व वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है। प्रतिबिंब कहां प्राप्त होता है? वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में। ठीक है, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में वास्तविक उल्टा व वस्तु से छोटा प्रतिबिंब हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इसकी भाषा कैसे लिखेंगे कि जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में स्थित होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में बनता है तथा प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है बच्चों, ये समझ आ गया। अब अगली इसकी जो स्थिति है कि मतलब कैसे बनेगा, कहां पर बनेगा, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। ठीक है, इस कंडीशन को भी बच्चों समझ लेते हैं, बड़े आसानी से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली इसमें। अब देखिए, वक्रता केंद्र, फोकस, ध्रुव सब आपको पता ही है। अब हमारी जो अगली कंडीशन है कि वस्तु कहां पर स्थित है? वक्रता केंद्र पर। ये हमारी हो गई वस्तु AB जो वक्रता केंद्र पर स्थित है। फिर हमें प्रतिबिंब के निर्माण के लिए दो किरणों की आवश्यकता होगी। पहली किरण हमने भेजी मुख्य अक्ष के समांतर। हमें पता है मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात सदैव मुख्य फोकस से होकर जाती है। ठीक है, दूसरी किरण हमने भेजी इसकी मुख्य फोकस से होकर जाने वाली, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें बच्चों आपको बताया जा चुका है। मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात सदैव मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, तो ये दोनों किरणें जहां पर मिलती है वहीं पर हमें वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है। ठीक है, प्रतिबिंब हमें प्राप्त हो जाता है। तो ये A डैश B डैश इसका हमें प्रतिबिंब प्राप्त हो गया। अब इसकी भाषा के लिए बच्चों आसानी से समझते हैं कि जब वस्तु हमारी वक्रता केंद्र C पर स्थित है, यानी AB जो वस्तु हमारी वक्रता केंद्र C पर स्थित है, तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के आकार का ही बनता है। ठीक है, कैसे बनता है? एक किरण हमने मुख्य अक्ष के समांतर भेजी जो फोकस से होकर जाती है, दूसरी किरण हमने फोकस से भेजी जो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दोनों किरणें जहां पर मिलती हैं वहीं पर हमें वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है। तो प्रतिबिंब हमें कैसा प्राप्त हुआ?
वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के आकार का ही प्रतिबिंब हमें वक्रता केंद्र पर प्राप्त हो जाता है। अब अगली स्थिति के बारे में पढ़ते हैं। अब इसके बाद आप देख रहे होंगे धीरे धीरे वस्तु क्या हो रही है। पहली कंडीशन में था अनंत पर थी, दूसरी कंडीशन में क्या था, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में थी, अगली कंडीशन में आई थी कि वक्रता केंद्र पर स्थित है। अब आपको समझ आ रहा होगा कि अगली स्थिति इसकी क्या हो सकती है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच स्थित हो। ठीक है, तो इसकी स्थिति भी हम समझ लेते हैं आराम से, इसका किरण आरेख बनाकर कि प्रतिबिंब हमें कहां पर मिलेगा। तो इसके लिए अगली स्थिति जो है, जब वस्तु वक्रता केंद्र C तथा फोकस F के बीच स्थित हो। ठीक है, जब वस्तु वक्रता केंद्र C तथा फोकस F के मध्य स्थित हो या बीच स्थित हो, ठीक है। तो बस हमें वक्रता केंद्र C और F के बीच में है, ए भी कोई वस्तु है। ठीक है, अब इसके लिए वापस से हमें दो किरणों की आवश्यकता होगी जिससे हम प्रतिबिंब का निर्माण कर सकें। तो पहली किरण हमने भेजी मुख्य अक्ष के समांतर, जो कहां से होकर जाएगी, सदैव मुख्य फोकस से होकर जाती है। ठीक है, ये हो गई पहली किरण। अब उसके बाद अगली किरण अगर हम भेजें किससे, मुख्य फोकस से होकर जाती है, ये हो गई मुख्य फोकस से गई और दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या मिली, तो इसका जो प्रतिबिंब प्राप्त हो गया हमें, इधर पर हमें इसका प्रतिबिंब प्राप्त हो गया। ठीक है, यानी जब वस्तु हमारी वक्रता केंद्र C तथा फोकस F के बीच स्थित थी, तो वस्तु का हमें वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब वक्रता केंद्र के पीछे प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ आ गया। अब अगला समझते हैं। अब अगली स्थिति में जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो या फोकस पर स्थित हो, मुख्य फोकस पर स्थित हो, तो इसके लिए फिर से हमने एक अवतल दर्पण का निर्माण किया। ये इसकी हो गई मुख्य अक्ष, ध्रुव, वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस या फोकस। तो यहां पर ये हमारी स्थिति थी पांचवी। ठीक है, ए बी जो वस्तु है वो कहां पर स्थित है, मुख्य ए बी मुख्य फोकस पर स्थित है। तो इससे प्रतिबिंब निर्माण के लिए पहली किरण हमने क्या भेजी, मुख्य अक्ष के समांतर, जो सदैव परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। ये आ गई मुख्य फोकस से होकर परावर्तन के पश्चात आ गई। ठीक है, दूसरी किरण हमने क्या मान लिया कि ये कहां से आती हुई प्रतीत हो रही है, वक्रता केंद्र से। मान लिया ये किरण कहां से आती हुई प्रतीत हो रही है, वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत हो रही है। तो ये परावर्तन के पश्चात कहा, अपने उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। तो इसकी एक स्थिति है, मान लिया दूसरी किरण जो है हमारी वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत हो रही है। तो आपको पता है बच्चों की वक्रता केंद्र से जो किरण हमारी आती हुई प्रतीत होती है, आती है, वो परावर्तन के पश्चात सदैव अपने उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। तो इसका क्या है
कि ये किरणें कहीं बहुत दूर जाकर अनंत पर कहीं मिलेंगी, तो ये जहां मिलेंगी जाकर धीरे धीरे, तो वहां पर हमें वस्तु का वास्तविक उल्टा हुआ वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो जब वस्तु हमारी फोकस पर स्थित होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तथा प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है बच्चों, आखिरी स्थिति के बारे में अब हम पढ़ेंगे कि जब वस्तु, आखिरी स्थिति जो है थोड़ा सा इसमें प्रतिबिंब हमें किसी दूसरे प्रकार का मिलेगा, इसको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि जब वस्तु हमारी फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित होती है, ये कोई वस्तु है हमारी, मुख्य फोकस तथा ध्रुव के मध्य स्थित हो। ठीक है बच्चों, जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित होती है तो पहली किरण हम मान लेते हैं कहां से आ रही है, ये पहली किरण हमारी इसकी आ रही है वक्रता केंद्र से, जो कि परावर्तन के पश्चात अपने उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। ठीक है बच्चों, अगली किरण हम मान लेते हैं ये ध्रुव P पर आपतित हुई I कोण पर, तो ये I कोण पर ये हो गया हमारा अभिलंब, मुख्य अक्ष हमारी अभिलंब का काम करती है। तो हमने परावर्तन के नियम में पढ़ा था कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो I पर आपतित हुई ये इतने ही कोण पर हमारी परावर्तित हो जाती है, यानी इसको R भी बोल सकते हैं परावर्तन कोण इस स्थिति में कि कोण I बराबर कोण R के। ठीक है, और ये दोनों किरणें देखिए धीरे धीरे इसकी दूरी बढ़ती जा रही, तो क्या कभी आपस में कहीं मिलेंगी? कहीं नहीं मिलेंगी। तो इस स्थिति में इनको अगर हम पीछे की ओर बढ़ाएं, ठीक है, इन दोनों किरणों को अगर हम पीछे बढ़ाते हैं तो यहां कहीं इनका हमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है, इन दोनों किरणों को अगर हम पीछे बढ़ाते हैं तो पीछे कहीं इसका यहां पर हमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है A डैश B डैश। ठीक है, तो इसकी भाषा क्या लिखेंगे? जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित होती है तो वस्तु का आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों ने आज की क्लास में क्या पढ़ा कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। इसकी 6 स्थितियां थी, 6 स्थितियों के बारे में बता दिया गया है। पहली कौन सी थी? जब वस्तु हमारी अनंत पर स्थित होती है। दूसरी कौन सी थी? जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। तीसरी थी जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। चौथी स्थिति थी जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच स्थित हो। पांचवी स्थिति थी जब वस्तु फोकस पर स्थित हो। और छठवीं स्थिति थी जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित हो। तो आशा करता हूं आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोग इसका अच्छे से अध्ययन कर लीजिए। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।